हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। इसमें हम बात कर रहे हैं डिवाइस में हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रैक्टिस सेशन जो कि इंपॉर्टेंट होगा टीजीटी पीजीटी यानी बिहार टीजीटी पीजीटी और जूनियर के लिए। इसके साथ साथ जो जीएस का सेक्शन आता है जिस 40 नंबर उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। ये हमारा डे 3 है और डिवाइस हम लोग इसको कंप्लीट करें। सबसे पहले एंशिएंट हम कवर करें, एंशिएंट के बाद मिडाइवल, फिर मॉडर्न कवर करेंगे। और इसके अलावा हम जो है कल सुबह यानी कि सुबह रोज़ सुबह 8 बजे आपको मिलने वाला है साइंस का जो है साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप देखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या फिर वाराणसी। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बात की जा रही है कि उस समय उनके काल में सत्ता का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो जो सत्ता का केंद्र था वो था कन्नौज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए केंद्र तो था इसका कन्नौज, और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर ही यानी कि कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर ये राजधानी बनाया था। ठीक है, और जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी ये थानेश्वर थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर मयूर शर्मन। कलिंग का महान शासक पूछा जा रहा है तो ये बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये खारवेल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खारवेल। और खारवेल जो है ये चेदी वंश से संबंधित थे, यानी कि खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो यह जो था प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के मध्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? किसका जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। जादुई, माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो किस वेद में है? आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, 4 हैं। और इसको आप याद करने का तरीका है रस्य, RSYA। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इसका जो है क्रम है। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। 4 वेद हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अथर्ववेद में किसका है? जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? क्या चीज़? अग्रमीज और जेंडरमीज किस शासक को कहा जाता है? अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद या फिर घनानंद। 49 की बात कर रहे हैं तो ये होता है डी। घनानंद को अग्रमीज एवं जेंडरमीज मगध के ये कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आर्यभट्ट एक महान थे क्या? राजनीतिज्ञ, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक एवं इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट क्या थे? एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने, बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। यानी कि इनको दशमलव प्रणाली के आविष्कार करने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्ट की रचना है और इन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में इसको लिखा था, इस पुस्तक को। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, एक सुयोजित राजस्व प्रणाली, एक सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो जो योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में इनका योगदान है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित हैं? चालुक्य, चोल, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। तो ये संबंधित किससे हैं? ये रिलेटेड हैं
राष्ट्रकूट से, ऑप्शन बी डी करेक्ट है। एलिफेंटा में किसको, चट्टान को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था, समाहर्ता, सन्निधाता, कारमंतिक या फिर नागरिक। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था, इसके लिए जिम्मेदार था समाहर्ता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या फिर वेदांग। तो कौन सा जो वैदिक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या फिर वेदांग। तो जो ब्राह्मण है ये जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार समाहर्ता राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, किसके लिए, राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था कौन, समाहर्ता। सॉरी, इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वेदांग, माफी चाहते हैं, ये वेदांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक, यानी कि जो अशोक के प्रस्तर अभिलेख हैं वो किसके प्रतीक हैं, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या फिर अर्थव्यवस्था। तो यह जो है प्रतीक हैं प्रशासन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। और भारत में अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की शुरुआत जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था। भारत में अभिलेखों को जो उत्कीर्ण करने की शुरुआत है वो अशोक के द्वारा ही किया गया था। और इसके यानी कि अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सर्वप्रथम टी फेंथलर ने किया था। किसने किया था, टी फेंथलर ने किया था। और जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख हैं उसको पढ़ने का श्रेय जाता है किसको, जेम्स प्रिंसप को, कब, 1837 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं पक्की ईंट से, फायंस से यानी प्रचलित वस्तु है, अंकिक से या फिर सेलखड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें हैं वह निर्मित किससे हैं, तो यह सेलखड़ी से निर्मित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो जो सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कहाँ से, बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। 57 की बात की जा रही है, सूती वस्त्र के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लीजिए, जो सिंधु सभ्यता है ये यहाँ के जो निवासी थे या वासी थे ये कपास की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, कपास की। और कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया, इसलिए यूनानी लोगों ने सिंधु सभ्यता को सिंडोन कहकर क्या किया था, पुकारा था या फिर संबोधित किया था। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से आपको पता है बंदरगाह का प्रमाण मिला है, या इसी को गोदीबाड़ा भी बोलते हैं। और हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से देख लीजिए, यहाँ से जो है स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। और कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। तो इस यहाँ से लगभग आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म। बात की जा रही है किसकी, स्यादवाद की। तो जो स्यादवाद सिद्धांत है यह जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद के महान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक यानी कौन, चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश। 59 की बात की जा रही है, तो यह संबंधित है कुषाण वंश से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था। अब हाइडेस्पीज को और किस नाम से जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं ब्यास, रावी, सिंधु या फिर झेलम। तो यह जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह जो युद्ध हुआ था
326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। अब तो आप समझ गए होंगे किस युद्ध की बात की जा रही है। और इस युद्ध में सिकंदर क्या था? विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? सिकंदर। और सिकंदर ने निकैया एवं बहुकेफला नामक शहर बसाया था। कौन सा शहर? निकैया एवं बहुकेफला नामक शहर बसाया था। किसने? सिकंदर ने। और सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और सिकंदर के जो घोड़ा था, सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बहुकेफला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या फिर हेमचंद? ये हो जाएंगे भद्रबाहु। सी ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? सारनाथ, वाराणसी, बोधगया या फिर सांची? तो ये आपको भली बात पता होगा। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। नदी कौन सी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? ताम्रपाणी, भृगुकच्छ, मुजरिस या फिर अरिका मेडू? तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के जो अवशेष मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? वह मिले हैं अरिका मेडू से। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यानी हड़प्पा के जो निवासी थे वो किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया या फिर जापान? हड़प्पा के जो निवासी थे वह जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इट मीन्स सी विल बी करेक्ट। आयुर्वेद के महान विद्वान कौन? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? यथा अशोक, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? किसकी बात हो रही है? चरक। तो चरक किससे संबंधित थे? वे कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है ये कनिष्क काल से तो संबंधित थे ही। और इनका जो शासनकाल है कनिष्क का वो 78 AD से 102 AD तक माना जाता है। और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे। नागार्जुन क्या कहते हैं? नागार्जुन ने शून्यवाद के जनक थे। कौन? नागार्जुन शून्यवाद के जनक थे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।